हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रोसेसेस, प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, दैट हाउ डज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टेक्स प्लेस इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो, इंसुलिन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है डायबिटिक पेशेंट के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं उन पेशेंट के लिए जहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन यार, मतलब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यार इतने सारे इंसुलिन लाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया ताकि ह्यूमंस में ना इंसुलिन मतलब आप प्रोड्यूस मतलब ह्यूमंस में इंसुलिन की कमी ना हो और उसके बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन अवेलेबल हो। लेकिन देखा जाए ना तो पहले के टाइम पे क्या देखा गया था कि कैटल्स में ना बहुत ज़्यादा इंसुलिन पाया जाता है उनकी पैनक्रियाज में, लेकिन आप ऐसे कितने कैटल्स को यूज़ करोगे, है ना। तो इसके लिए क्या यूज़ किया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ठीक है, बहुत सारी मेडिसिनल पर्पस या फिर हम बोल सकते हैं लार्ज स्केल में इंसुलिन बनाया ताकि वो हमारे काम आ सके। ठीक है, बिकॉज यार ह्यूमंस बहुत सेल्फिश होते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, ह्यूमंस के लिए ही ये सारी चीज़ें होती है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। ठीक है, तो इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर द मेडिसिनल पर्पस ऑन द लार्ज स्केल। इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड कब हुआ था, 1983 में एक अमेरिकन बायोटेक कंपनी ने प्रोड्यूस किया था। ठीक है, जिसका जो ट्रेडमार्क है वो ह्यूमिलिन था, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड। ठीक है, तो एली लिली लोग एंड इट्स कंपनी ने फर्स्ट टाइम ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पे क्या किया गया है ना, जो इंसुलिन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें ए और बी पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, पेप्टाइड्स रहते हैं। ठीक है, तो उसको यूज़ करके क्या किया था, एक प्लाज्मिड में इंसर्ट किया था, है ना, इकोलाई स्ट्रेन जिसमें था उसमें इंसर्ट किया और फिर उसके बाद वो फाइनली क्या हुआ, डिवाइड करने लगे। तो यार एक डायग्राम है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगी ताकि उससे तुम लोग ईजिली समझ पाओ। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया और ह्यूमन सेल है। तो बैक्टीरिया से प्लाज्मिड डीएनए निकाला और ह्यूमन से एक डीएनए निकाला, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, और उसके बाद इनको जोड़ दिया। ठीक है, ये जीन होगा, गॉन नहीं होगा, ये जीन होगा। और जोड़ने के बाद क्या हुआ, प्लाज्मिड इज री इंट्रोड्यूस्ड इनटू दी बैक्टीरिया। अब ये जो चीज़ है ये अगेन किस में डाला, इकोलाई बैक्टीरिया में डाला ये। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स शो करता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या किया, इसको काफ़ी टाइम तक के लिए इसको रख के रखा ताकि ये मल्टीप्लाई होने लगे बैक्टीरिया। ठीक है, अब जब ये मल्टीप्लाई होने लगे तो इंसुलिन तो बन गया, तो इंसुलिन को सेपरेट किया और उसको प्यूरिफाई किया एंड फाइनली वो ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बना है। छोटी छोटी ऐसी कांच की जो बॉटल्स या जो वाइल्स रहते हैं ना बच्चों, उसमें डाल के फिर मार्केट में, है ना, प्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसके कारण जो है हमें इंसुलिन मिलता है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, है ना, जितने भी डायबिटिक पेशेंट रहते हैं तो उनको इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली थ्रू दी इंजेक्शन। ठीक है, अगला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर के नाम से कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीसीआर क्या होता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो रहता है ना वो सबसे ज़्यादा यूजफुल रहता है किसके लिए, डीएनए की कॉपी के लिए। तो डीएनए की कॉपी यार क्यों की जाती, मान लो आपके पास एक सिंगल पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, उसकी आपने बहुत सारी कॉपीज बनाई। अब वो जो डीएनए ना काफ़ी मल्टीपर्पज में यूज आ सकता है, लेकिन यार ऐसा तो है नहीं यार कि एक सिंगल डीएनए से आप सारे काम कर सकते हो। तो इसलिए उस डीएनए की कॉपी बनाना जो है बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू होता है ना। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप क्या करते हो, डीएनए की कॉपी करते हो। ठीक है, इज यूज टू मेक द कॉपीज ऑफ द स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए की जो है वो क्या करते हो, आप कॉपी बनाते हो और हर कहीं से आप कट नहीं कर सकते डीएनए को, एक उनका स्पेसिफिक साइट रहता है जहां से आप उसको कट करके उसकी कॉपी बना सकते हो। तो इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि भाई बहुत सारे काम में आ सकता है कि टारगेट डीएनए जो रहता है आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी काम आ सकता है ये। ठीक है, तो इसके ना बच्चों तीन स्टेप्स रहते हैं। पहला जो रहता है वो होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनीलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन में क्या किया जाता है ना, 94 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब आपको एक डीएनए का
स्ट्रैंड दे दिया गया और उसको भयंकर तरीके से ना हाई टेम्परेचर मतलब 94 डिग्री सेल्सियस तक ना उसको दिया जाता है ताकि वो जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो अलग होए। फिर क्या आता है, प्राइमर आता है। प्राइमर क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है डीएनए का जहां से जो बोल सकते हो आपकी कॉपिंग होनी शुरू होती है। एंड देन फाइनली जो है जब वो कॉपिंग हो जाती है तो फिर वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ डीएनए के कॉपी जो है हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज इन दी एक्सटेंशन। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है, टेक पॉलीमरेज जिसको अपन बोलते हैं, उसको यूज करके जो है मल्टीपल कॉपी बनाया जा सकता है। तो यार ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, है ना, क्योंकि ये पीसीआर आता ही आता है। अब इसका चाहे तो वो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या तो वो असर्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पहला स्टेप है, पहला क्या था अपना डीनेचुरेशन था, यहाँ पे हाई टेम्परेचर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ अपना एनीलिंग हुआ, यहाँ पे जहाँ पे प्राइमर जोड़ा 5' to 3' 3' to 5'। अच्छा, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पहले मतलब अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें उसमें पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए का सीक्वेंस जो स्ट्रक्चर रहता है उसके जो अपोजिट साइड्स रहते हैं 3' to 5', 5' to 3' रहते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, लास्ट स्टेप में क्या होता है कि लास्ट स्टेप में एक्सटेंशन में, है ना, इसको यूज करते हैं, इसको डीएनए पॉलीमरेज, है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को यूज करके क्या करते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं और बहुत सारी मतलब 1 बिलियन टाइम्स जो है, मतलब आपको जो बहुत सारी जो है 30 साइकिल्स में बहुत सारी कॉपीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो था अपना क्या, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक ऐसा तरीका होता है जहां पे आप डीएनए को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यार आपकी बुक में भी इसका बहुत ही अच्छा सा एक डायग्राम दिया गया है ना, एक बताया गया कि प्रॉपर वेल्स को बनाया गया है कि किस तरीके से किया गया, तो अपन यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो रहता है, सेपरेशन, आप उसको सेपरेट करते हो और आप देख भी सकते हो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, लेकिन आपको किस में करना पड़ेगा, ये एग्रोस जेल मैट्रिक्स में करना पड़ेगा। तो क्या हमें पता होना चाहिए कि डीएनए जो रहता है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। ध्यान से सुनना बच्चों, जो डीएनए रहता है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल रहता है, तो जब आप उसको एक वेल में डालते हो तो वो किसकी तरफ जाता है, मूव करता है एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ वो मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, किस तरीके से अपन ने उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि यार इस तरीके से एरो बना लेना सबसे पहले तो। ठीक है, एरो बना लेना, यहाँ पे एरो नहीं बने हुए हैं तो आप लोग इस तरीके से, मैं आपको बता दे रही हूँ एरो मेथड से, ताकि आपके लिए भी आसान रहे। तो सबसे पहले क्या किया आपने, डीएनए फ्रैगमेंट लिया, उसको कट किया, कि मतलब ऑफकोर्स सी बात है, जब अभी जस्ट मैंने बताया कि आप डीएनए को आप हर जगह से कट नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक साइट होता है जहां से आप उसको कट कर सकते हो, और कट करने के लिए क्या रहे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद लगती। तो आपने क्या किया, डीएनए फ्रेगमेंट्स को लिया, ठीक है, और उसके बाद उसको सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रॉपर आपने यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे अब डीएनए के मॉलिक्यूल हैवी भी हो सकते हैं, लाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हैवी वाले बेचारे पीछे रह जाते हैं और लाइट वाले हल्के रहते हैं ना, तो वो आगे की तरफ मूव करने लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम देखो कि यार इस तरीके से उनने देखा, ये जो मोटे मोटे वाले वो पीछे रह गए और पतले पतले वाले जो हल्के वाले वो आगे की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इस तरीके से जो है वो डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, और ये जो रहता है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीडियम बनाते हैं, ये जो है ये पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीडियम है बच्चों। ठीक है, अब यार डीएनए को देखने के लिए, अब इजीली इतना आसान से तो दिखेगा नहीं, मैंने बताया कि डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज है और वो मूव कहाँ करता है, पॉजिटिव की तरफ, और हल्के वाले जो डीएनए हैं, लाइट वाले, वो ज्यादा जल्दी से मूव कर जाते हैं। ठीक है, और हैवी वाले थोड़े पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब इनको देखने के लिए क्या किया जाए, तो देखने के लिए इनको एक स्टेन करा जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड से इनको स्टेन किया जाता है और जेल को जो रहता है वो यूवी रेस के सामने एक्सपोज किया जाता है ताकि वो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिख सके। ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर के ये जो दिख रहे हैं, ये ऐसे बैंड्स दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है वो डीएनए जो बैंड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं एंड आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल। तो एग्रोस जेल से वो निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेप को इल्यूजन बोलते हैं। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप फर्दर और भी जगह में आप फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको प्यूरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार अभी हमने क्या पढ़ा कि यार डीएनए की कॉपी कैसे कर सकते हैं, वो पीसीआर में पढ़ा है। डीएनए को अलग कैसे कर सकते हैं, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक मेथड होता है जो इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है यार,
जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्निक रहती है, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री और बायो का हम बोल सकते हैं मिक्सचर रहता है, जहाँ पे आप डीएनए और आरएनए को यूज़ करते हो और कोई भी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। मान लो मेरे पास एक डीएनए या आरएनए और मैंने ये होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया और मैं फर्दर चेंजेस उसमें देख रही हूँ होस्ट सेल में कि यार किसी और का डीएनए डालने में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। Now, what are the features that are required to facilitate cloning into the vector? ठीक है, कि क्या क्या से कौन कौन से फीचर्स रहते हैं, किस मेथड से ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि मान लो ये एक डीएनए, तो तुम इसमें से क्या करोगे, सबसे पहले फाइंड आउट करोगे कि कौन सी जगह से मैं कट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और कौन सी जगह जो रहती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। हर कहीं से वो चीज़ नहीं होती है बच्चों, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या किया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ओराई के नाम से बोलते हैं, इट इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस एंड बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट, है ना। तो ये क्या होगा, जाएगा और उसके बाद होस्ट की बॉडी में जाएगा और रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, लेकिन आपको उसमें प्रॉपर एक जगह देखनी पड़ेगी कि कहाँ से वो रेप्लिकेट कर सकता है, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया हर कहीं से डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद होता है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर में क्या देखते हो आप, ऐसा होस्ट देखते हो कि भाई जो रेप्लिकेट कर सके, मतलब जिसके अंदर आप डालो तो वो रेप्लिकेशन शो कर सके, कुछ शो कर सके, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब आप में उसमें ग्रोथ मिलनी चाहिए। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जिनमें ग्रोथ ही नहीं देखने को मिलती है, और ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जिसमें प्रॉपर आप जैसे आपने रेप्लिकेशन जैसा आप देखना चाहते हो, जैसे चेंजेस आप देखना चाहते हो, वो चीज़ होनी चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। फिर क्लोनिंग साइट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, जहाँ पे हम विद इन द वेक्टर और जहाँ से आप प्रॉपर एक जीन क्लोनिंग हमें देखने को मिले, है ना, मतलब कॉपी। क्लोन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमें कॉपी देखने को मिले। तो पहले हमने क्या देखा कि यार हमें चाहिए ऐसी जगह जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हो सके डीएनए में। सिलेक्टेबल मार्कर हमें ऐसे होस्ट चाहिए जो ग्रोथ शो कर सके, बिकॉज अल्टीमेटली आपको डालना तो होस्ट में ही है ना। आपको मान लो डीएनए है जिसकी आप कॉपी करना चाहते हो और आप उस ऑर्गेनिज्म को देखोगे जो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर ग्रोथ दिखा पाए, तो ये डीएनए को आप उसी होस्ट में डालोगे ना बच्चों, ठीक है। क्लोनिंग साइट मतलब ऐसी साइट जहां से प्रॉपर हमें, मतलब वेक्टर की बात करी गई है, ऐसा वेक्टर को भी यूज किया जाता है जो हमें अच्छा प्रॉपर जीन क्लोन मतलब कॉपी दिखा सके। फिर आता है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ ट्रांसफरिंग जीन इनटू द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड वायरसेस इज पॉसिबल। तो आप किसी भी जीन, ये जो जीन है आप कोई भी प्लांट्स में, एनिमल्स में डाल सकते हो, किसकी मदद से, बैक्टीरिया या वायरसेस की मदद से, ठीक है। तो ये तो था अपना क्या, किस तरीके से आप अलग अलग तरीके से आप क्लोनिंग कर सकते हो वेक्टर की मदद से। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्या बोला गया है, मॉलिक्यूलर सिजर, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हम बार बार पढ़ रहे हैं वो एक तरीके का कट करने का काम करता है डीएनए को, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और इसको हम रिस्ट्रिक्टेज बोल सकते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेज भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आंसर इसका सी होगा। Now, dash organism plasmid was used for the construction of first recombinant DNA। तो इसके लिए जो था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, है ना, ये एक ऐसा प्लाज्मिड था जो सबसे पहले यूज किया गया था फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन से साल में, 1972 में, ठीक है। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। असर्शन रीजन में क्या बोला गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन जैसे कि मैंने बताया जो कट करने वाले एंजाइम्स होते हैं ना, जो डीएनए को कट करते हैं, तो वो सबसे पहले वो जगह ढूंढते हैं जो पैलिंड्रोमिक हो। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है कि तुम इधर से पढ़ो कोई भी चीज या तुम इधर से पढ़ो, दोनों सेम है। मान लो ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, मैं इसको यहां से पढ़ूं या मैं इसको यहां से पढ़ूं, दोनों ही टाइम पे मुझे वो सेम दिखेगा। जैसे मलयालम को तुम लोग इस साइड से पढ़ो या उस साइड से पढ़ो, दोनों ही सेम है। सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रीड सेम इन बोथ द डायरेक्शन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, ठीक है। कहने को ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है। तो इसलिए जो है आंसर इसका बी है। मैं बहुत ध्यान से बोल रही हूँ बच्चों, असर्शन एंड रीजन बहुत ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में ही जाते हैं। सो एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी,
है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, मतलब कैसे तुम किसी डीएनए को कॉपी करके बता सकते हो। सबसे पहले तुम डीएनए को निकालोगे, है ना, जैसे जो भी मैंने बताया ना वही सेम चीज़ है। पहले तुमने कोई भी ऑर्गेनिज्म से तुमने पहले एक डीएनए निकाल दिया। मान लो मुझे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मैं इस तरीके से समझाती हूँ। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका मैंने डीएनए निकाल लिया, ठीक है। अब उसको कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज होता है। फिर उसके बाद मैं उसको क्या करूंगी, चिपकाऊंगी, है ना। जैसे कि यहाँ देखो कि एक जो है फॉरेन डीएनए है और एक ये वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने इसको तोड़ा, ठीक है, मतलब कट किया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये प्लाज्मिड है एक और, ठीक है। फिर मैं इसको जोड़ने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, लाइगेज होना चाहिए। लाइगेज जो ग्लू का काम करता है, ग्लू जैसा, है ना। तो मतलब कि मान के चलो कि ये एक वेक्टर है डीएनए, मतलब दूसरा एक, मतलब दो को मिला के ही बन पाएगा ना। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है कि तुमने दो डीएनए को मिला के एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया, ठीक है, होस्ट में डाल के। तो यहाँ पे मैंने एक डीएनए यहाँ इससे ले लिया, एक डीएनए मैंने इससे ले लिया। फिर मेरे को इन दोनों को जोड़ना है, तो मैंने इनको जोड़ने के लिए लाइगेज का यूज किया, ठीक है, लाइगेज का मैंने यूज किया बच्चों, ठीक है। अब उसको मैंने किस में डाल दिया, एक मॉलिक्यूल, मतलब ये बना लिया, और उसके बाद मतलब ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। और जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना है तो मैंने इसको इकोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया। भाई मुझे ऐसा भी तो होस्ट चाहिए ना, मुझे एक ऐसा होस्ट चाहिए जो इसकी क्या कर सके, कॉपी बना सके, मल्टीप्लाई कर सके। अभी तो मैंने क्या किया, मैंने एक ये उठाया, एक मिनट, मैंने इसका डीएनए उठाया, मैंने इसका डीएनए उठाया और जोड़ दिया। लेकिन मैं डालूं किस में, मुझे डालना भी तो पड़ेगा ना किसी में जो कॉपी कर सके। तो मैंने कौन सा लिया, इकोलाई बैक्टीरिया लिया, और जो इजीली डिवाइड हो सकता है। तो इसके सेल डिवाइड होके मुझे एक नया कुछ ऑर्गेनिज्म देंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो पहला क्या होता है, आइसोलेशन। दूसरा क्या होता है आपका, डीएनए फ्रैगमेंट्स में कट करोगे, जोड़ोगे, ट्रांसफर करोगे किसमें, होस्ट में। फिर एक कल्चर प्रोवाइड करोगे, एंड देन उसके बाद जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो उसको फिर आप बाहर निकालोगे, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा पूरा का पूरा क्या, प्रिंसिपल्स एंड तुम्हारा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का। अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें इतना बताया कि यार इसके प्रोसेस कैसे होते हैं, है ना, आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन इसको कहाँ यूज कर सकते हो वो अब हम देखते हैं। वैसे तो तुम इसको एग्रीकल्चर में, मेडिसिनल पर्पस में, कोई भी डिजीज को डायग्नोस करने में, ठीक है, या फिर किसी भी मार्केट हाँ मेडिसिन की हम बात कर सकते हैं, बहुत जगह यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप अब जो है प्लांट को डिजीज होने से रोकने, मतलब डिजीज रेजिस्टेंट जिसको अपन बोलते हैं, उसमें भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल का एग्जाम्पल कौन सा, दैट इज डॉली शीप, ठीक है। डॉली नाम की एक शीप थी जहां पे इसको यूज किया गया था रिकॉम्बिनेंट में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जिस यूज किया गया था एक शीप में पहले, जिसका नाम क्या था, डॉली। So Dolly the sheep is an example of a transgenic animal. She was the first mammal to be cloned from an adult somatic cells using the nuclear transfer. बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चन भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये आ सकता है बच्चों। तो बीटी कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय द बैसिलस thuringiensis इज इफेक्टिव अगेंस्ट, तो ये किसके इफेक्टिव है ना, पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट है। क्योंकि क्या होता था ना, ये जो बीटी कॉटन वाला प्लांट है, ठीक है, बीटी टॉक्सिन की अपन बात करते हैं, एक कॉटन प्लांट था, वहाँ पे ना बहुत सारे इंसेक्ट ना क्या करते थे, इसको खा खा के खराब कर देते थे। तो उसके अगेंस्ट क्या था, बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया था, उसमें एक प्रोटीन हुआ करता था, उसको यूज किया गया था ताकि वो इंसेक्ट्स को खा सके। अब देखो वो मैं बताती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज क्राई प्रोटीन एंड नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस्ड इट एंड हाउ हैज मैन एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन टू हिज बेनिफिट। तो यार एक ना क्या था, एक कॉटन प्लांट था, तो वो ना खराब हो जाता था क्योंकि इंसेक्ट उसको क्या करते थे, खा जाते थे। तो इंसेक्ट जब खा जाते थे तो क्या हुआ कि एक बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis को बैक्टीरिया है, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, क्राई प्रोटीन। उस क्राई प्रोटीन को यूज करा और क्या किया, प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। उस क्राई प्रोटीन को लिया और प्लांट में इंट्रोड्यूस किया। तो वो जब प्लांट में तो इंट्रोड्यूस कर दिया, अब जब इसको कोई खाएगा, मतलब कोई भी इंसेक्ट अगर उसको खाएगा प्लांट को, तो ये जो ऑफकोर्स सी बात है, ये प्रोटीन उसके इंटेस्टाइन में जाएगा या गट में जाएगा। तो वो गट में जाके उसको फुला के उसको रप्चर करके मार देता था इंसेक्ट के गट को। तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल वहां हुआ,
ठीक है। तो मतलब ये जो बीटी है ना, बैसिलस thuringiensis, जिसमें क्राई प्रोटीन्स होता है, क्राई टॉक्सिन्स होते हैं, है ना, तो उसने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया किसमें, प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाने में, ठीक है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे प्लांट्स खराब हो रहे थे। इसके अलावा ये बीटी ब्रिंजल में भी यूज होता है, बहुत जगह जो है ये चीज यूज करा जाता है क्रायोजीन को। वाई शुड नॉट द पेटेंट ऑन बासमती हैव गॉन टू एन अमेरिका कंपनी? यार क्यों दे दें, बासमती इंडिया का है, राइट, है ना, ये इंडिया का है और इंडिया में ही ग्रो करता है, तो अमेरिकन कंपनी को क्यों नहीं दिया? पहली बात तो ये यार, एक बात समझो कि यार हमारे नाम का पेटेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कोई एक डिश बनाई है, ठीक है, मैंने उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो मैं मार्केट में मैंने उसको लॉन्च कर दिया और मैंने ना प्रॉपर उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं और मैंने उसके नाम का पेटेंट ले लिया कि भैया ये चीज़ मेरी है और मेरे अलावा अब इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, वरना मैं केस कर सकती हूँ। तो इसी कारण से जो बासमती राइस है वो इंडिया का है, वो इंडिया के बाहर या अमेरिकन कंपनी पे क्यों नहीं गया? क्योंकि वो इंडिया के नाम का पेटेंट है और उसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो बासमती राइस वेराइटी ट्रेडिशनली बिलोंग्स टू इंडिया, हमारा ब्रांड है, वो हमारे इंडिया में पाया जाता है। द पेटेंट वेराइटी ऑफ बासमती वॉज डेराइव फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वेराइटी, क्योंकि हमारा है, हमारे नाम का पेटेंट है, तो इसलिए वो अमेरिकन कंपनीज को नहीं दिया जा सकता और अमेरिकन उसके नाम का पेटेंट भी नहीं करवा सकते विदाउट परमिशन। पहली बात तो है परमिशन मांगेंगे तो मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इतनी ईजिली पेटेंट देता नहीं, करोड़ों में बिकता है क्योंकि पेटेंट, ठीक है। नाउ how can person suffering from the adenosine deaminase deficiency be cured? ये एक डिजीज होती है, ठीक है, एडी, ठीक है, एडीए जो रहता है कि डिजीज होती है, ठीक है, तो इसको क्योर कैसे किया जाता है? तो एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय द जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में क्या कर देते हो आप, जीन को ट्रांसप्लांट मतलब चेंज कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। तो एडीए जो रहता है आप उसको ट्रीट कैसे कर सकते हो, आप एक तरीके से जीन थेरेपी को यूज करके कर सकते हो। तो इट कैन बी डन ईदर बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, या तो आप बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दो या तो आप एंजाइम्स के थ्रू वो जीन को रिप्लेस कर दो, है ना, injections के through. However, these approaches are recurrent in nature. This is because genetically engineering lymphocyte used in the therapy are mortal and the enzyme need to be administered to the patient periodically. तो यार जीन थेरेपी के थ्रू आपको पता है एडीए जो रहता है डिजीज, आप उसको ठीक कर सकते हो बट विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। What are transgenic animals? ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? यार ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कोई दवाई बनाई है, लेकिन यार सीधी सी बात है मैं दवाई सीधा सीधा मार्केट में लॉन्च कर ही नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि यार ह्यूमंस में कैसा इफेक्ट होगा। तो मैं क्या करूँगी, ऐसे एनिमल्स लूँगी, है ना, ऐसे एनिमल्स लूंगी जहां पे मैं उसको इंट्रोड्यूस कर पाऊं और फिर उनमें इफेक्ट्स देख पाऊं कि क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, कितने टाइम बाद कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज हुज जेनेटिक मटेरियल हैव बीन अल्टर्ड बाय जीन इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं ये एनिमल्स, है ना। पहली बात तो ये कि एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स की तरह यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा तो माइस को यूज किया जाता है। तुम्हें भी पता होगा चूहे में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट देखे जाते हैं। दे कैन बी यूज टू टेस्ट द वैक्सीन्स को टेस्ट करने में। हमारे अंदर मान लो कि हमारे पास कोविड की जब वैक्सीन आई थी तो उससे पहले कोविड की वैक्सीन को यही ट्रांसजेनिक एनिमल्स में पहले ट्राई किया गया है कि भाई इनमें क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम जज कर सकते हैं क्या ह्यूमंस में भी यही सेम इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पोलियो वैक्सीन का एक एग्जांपल दिया है ना। जीन एक्सप्रेशंस हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल एक्सप्रेशन एट जीन, ठीक है, अलग अलग ग्रोथ और डेवलपमेंट देख सकते हैं, इनफैक्ट साइड इफेक्ट्स भी देख सकते हैं केमिकल का या कोई भी ड्रग का। मान लो कोई ड्रग बनाई है मैंने, तो भाई मैं एकदम से थोड़ी ना मार्केट में लॉन्च करूंगी, मैं पहले एनिमल्स में ट्राई करूंगी, देन उसके बाद जो है मार्केट में हमारे लिए लॉन्च करूंगी। ऐसे में एनिमल्स भी बहुत सेक्रीफाइस होते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो ये तो थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रोबेबल चांस है जिसके आने के, ठीक है। तुम लोग एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना जब भी एग्जाम में जाओ। 25 को हमारा पेपर है, बहुत अच्छे से देना, बट मेक श्योर इस चैप्टर को, इस क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर पढ़ के जाओ, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।